गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसमें हमने डेटा कलेक्शन की विभिन्न विधियों को समझा, उनके तरीकों को जाना और जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर के लिए कलेक्ट होता है विभिन्न विधियों के माध्यम से, वो एक कूड़े के ढेर के समान होता है, या इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक रद्दी वाला है या कबाड़े वाला जिसे बोलते हैं। वो जब कबाड़ा खरीदने जाता है तो सभी वस्तुओं को, चाहे वो प्लास्टिक की हो, कागज़ की हो, लोहे की हो या अन्य धातु की हो, चाहे कांच की हो, उनको एक साथ परचेज करके ले आता है। लेकिन उसको ले आने के बाद जब वो घर पर आता है तो उसे ज़रूरत पड़ती है उन संबंधित वस्तुओं को अलग अलग करने की। उनकी विशेषताओं के आधार पर वो लोहे वाली वस्तुएं अलग करेगा, वो संबंधित जो भी कागज़ वाली वस्तुएं हैं उनको अलग करेगा, प्लास्टिक की वस्तुएं अलग करेगा, कांच की वस्तुएं अलग करेगा। तो इस प्रकार से वो अलग अलग कर देगा उनकी समानताओं के आधार पर। इसी प्रकार से इन्वेस्टिगेटर को भी अनुसंधान के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगली स्टेप के लिए कलेक्शन के बाद ज़रूरत पड़ती है उस डेटा को जो एक कूड़े के ढेर के समान डेटा है या रॉ डेटा है, उसको व्यवस्थित करने की। तो उसी चीज़ को हमें इस संबंधित चैप्टर में पढ़ना है, और ये चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी जो भी आंकड़े होते हैं उसका व्यवस्थितीकरण। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण क्या होता है। मीनिंग ऑफ organization of data. It refers to the arrangement of figure in such a form that a comparison of mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. यानी जो भी मास ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा आंकड़े होते हैं, उनको इस तरह से उनकी विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है ताकि वो अगले स्टेप के लिए एनालिसिस करने के लिए योग्य हो पाता है। यानी जो भी व्यवस्थित डेटा है उसका फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन हो सकता है डिफरेंट जो भी प्रेजेंटेशन की टूल्स हैं उनके माध्यम से, और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में इस तरह से डेटा को व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है ताकि वो क्या हो सके, तुलना योग्य हो सके और आगे जो भी प्रोसेस है उसके लायक बन सके, उसका एनालिसिस किया जा सके। तो हमें समझना है कि जो भी डेटा है उसको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित किस प्रकार से किया जाता है, तो हम सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी व्यवस्थित जो किया जाता है डेटा उसका क्या मतलब होता है। व्यवस्थितीकरण का अर्थ समझते हैं हम। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। यानी क्लासिफिकेशन का यहाँ मतलब है कि जो डेटा है उसको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है ताकि वो विभिन्न ग्रुप में बढ़ जाए। किसके आधार पर? सामान्य विशेषताओं के आधार पर, कॉमन, जो भी कॉमन विशेषता हैं उनके आधार पर, और साथ ही साथ विभिन्न ग्रुप में, लेकिन वो भी क्या हों, जो भी एक ग्रुप में चीज़ें रखी जाएं डेटा की, वो उनमें आपस में सिमिलरिटी हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में क्या करते हैं कि डेटा को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न ग्रुप में, जो भी वर्ग कहलाते हैं, उपवर्ग भी, उनमें बांट दिया जाता है, उनमें रख दिया जाता है ताकि वो तुलना योग्य बन सके। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हम जो वर्गीकरण करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। हमने अभी देखा कि हम कुछ विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्ग बना देते हैं, और वो विशेषताएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए साक्षर निरक्षर के आधार पर दो वर्ग बनाए जा सकते हैं, स्त्री पुरुष के आधार पर दो वर्ग बनाए जा सकते हैं जो जेंडर के बेसिस पे है, और भी अन्य जैसे रूरल अर्बन यानी ग्रामीण शहरी। इसके अलावा और भी अन्य चीज़ों के आधार पर भी जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो उसको अलग अलग वर्गों में रख सकते हैं। तो हम सबसे अब समझते हैं इसका पहला पॉइंट जो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन का, टू सिंप्लीफाई द कंडेंस द मास ऑफ डेटा। यानी जो भी बहुत ज़्यादा डेटा होता है, सघन होता है, एक कूड़े के ढेर के समान होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, क्लासिफिकेशन के माध्यम से सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, यानी उसे आसान बना दिया जाता है। इसके साथ साथ जो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है, टू फैसिलिटेट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए साइंटिफिक मैनर, यानी वैज्ञानिक तरीके से जो भी डेटा होता है उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है ताकि वो उपयोग में आ सके।
अब अगला है इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो है टू एक्सप्लेन सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी ऑफ डेटा, ताकि जो भी क्लासिफिकेशन होगा तो उसकी वजह से जो भी डेटा की सिमिलरिटी है, समानता है, उनको बताया जा सके, उनकी व्याख्या की जा सके, और डिससिमिलरिटी जो भी उसकी असमानता है उनको भी बताया जा सके, यानी समानताओं को बताया जा सके कि एक जो भी आपका ग्रुप बनाया गया है उसमें क्या समानता है और दूसरे ग्रुप से वो किस प्रकार से असमान हैं। अगला है टू कंपैरिजन फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी तुलना के योग्य बनाया जा सकता है इसके माध्यम से। कैसे बनाया जा सकता है तुलना के योग्य? क्योंकि एक ग्रुप में मान लीजिए रूरल एरियाज के व्यक्तियों को रखा है, एक में अर्बन एरियाज के शहरी व्यक्तियों को रखा गया है, तो उसके आधार पर दो ग्रुप हैं और उसमें आपस में तुलना की जा सकती है अन्य चीज़ों की, जैसे मान लीजिए उनकी जो भी ऑक्यूपेशंस है उसके बारे में, उनकी इनकम लेवल के बारे में, और भी अन्य चीज़ों के बारे में तुलना की जा सकती है। तो ये इसका अगला ऑब्जेक्टिव है। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है हमारा जो स्क्रीन पे दिया हुआ है वो है टू स्टडी द रिलेशनशिप, यानी इनमें जो भी डेटा दिया हुआ है उनमें आपसी संबंध किस प्रकार से हैं उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। अगला है प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन, यानी टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन। तो जो भी व्यवस्थितीकरण किया जाता है वो व्यवस्थितीकरण ही आगे किस कार्य के लिए हो जाता है? टेबुलेशन के लिए, यानी तालिका के को बनाने के योग्य वो डेटा हो जाता है। उसके माध्यम से अब टेबल बनाई जा सकती है, तो व्यवस्थितीकरण के माध्यम से टेबल बनाने योग्य डेटा कर दिया जाता है। इसके साथ जो अगला आपका ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू प्रेजेंट ए मेंटल पिक्चर। तो जो भी डेटा होता है उसके अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसको देख के ही एक दिमाग में इमेज उभर सकती है, मस्तिष्क में उसका चित्त उभर सकता है कि ये संबंधित चीज़ है और दूसरा ग्रुप में ये संबंधित चीज़ है। जैसे आप भी समझते होंगे कि अगर एक शॉप में देखें तो वहाँ पर अलग अलग कमोडिटी को भी अलग अलग अलमारी में रखा होता है। आप देखेंगे किसी भी शॉप में जाएंगे तो इस तरह से वहाँ पर आसानी होती है समझने में कि इस साइड इस चीज़ों को रखा है, दूसरी तरफ इन चीज़ों को रखा है। तो ऐसे ही डेटा को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक दिमाग में पिक्चर बनती है, जो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, मेंटल पिक्चर को उत्पन्न करती है। अगला जो है आपका ऑब्जेक्टिव वो है टू मेक डेटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। तो जब व्यवस्थित चीज़ें रखी होती हैं तो वो ज़्यादा आकर्षित लगती हैं और प्रभावशाली भी दिखती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसी प्रकार से डेटा भी अगर व्यवस्थित रखा हुआ है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा। आप भी सोचिए अगर दुकान में किसी भी जनरल स्टोर हो या किराने की दुकान हो उसमें बिखरा हुआ सामान है तो सामने वाला जो देने वाला है शॉपकीपर उसको भी बहुत मुश्किल होगी देने के लिए। तो और साथ ही साथ जो लेने वाला आएगा उसको भी उसकी दुकान देखकर बड़ी ही भद्दी लगेगी। इसकी वजह से अगर वो व्यवस्थित करके रखा है, साफ़ सफाई के साथ रखा है, अलग अलग जगह अलग अलग वस्तुओं को रखा हुआ है उनकी विशेषताओं के आधार पर, तो वो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव लगेंगे। तो उसी प्रकार से डेटा भी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगेगा अगर उसको व्यवस्थित किया जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, व्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करने के, उसको वर्गीकृत करने के। अब हम समझते हैं रिक्विजिट्स या इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। एक अच्छे क्लासिफिकेशन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए तो उनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली जो विशेषता है वो है कंप्रिहेंसिव, यानी जो भी क्लासिफिकेशन है वो इतना होना चाहिए कि उसमें वो जो भी डेटा की आइटम्स हैं, इन्फॉर्मेशंस है, वो उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें किसी न किसी ग्रुप में रख लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो बचा रहा, कुछ डेटा बचा रहा, तो ऐसी स्थिति में ये कंप्रेहेंसिव नहीं कहलाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए क्लासिफिकेशन को, कंप्रेहेंसिव होना चाहिए। हर आइटम्स को अपनी उपयुक्त क्लास मिल जानी चाहिए, जो भी उसका वर्ग बनाया गया है उसकी सिमिलरिटी के आधार पर वो मिल जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि उस क्लास के अलावा वो अन्य किसी क्लास में रखने लायक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो एक ही आइटम से अलग अलग जगह रख दिया जाएगा, जिससे जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो सही नहीं कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा है जो आपका है वो है सुइटेबिलिटी,
जो इसकी विशेषता है दूसरी अच्छे क्लासिफिकेशन की, गुड क्लासिफिकेशन की, वो है सुइटेबिलिटी, यानी जिस उद्देश्य के लिए क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उस उद्देश्य को वो पूरा करे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए डेटा कलेक्ट किया गया धार्मिक उद्देश्य का, जबकि ज़रूरत थी किसके बारे में, आर्थिक चीज़ों के बारे में, उनकी आय के बारे में पता लगाना था। यानी यहाँ पर लेबरों की इनकम के बारे में पता करना था इन्वेस्टिगेटर को, लेकिन उसने कलेक्ट कर लिया किसका डेटा, धार्मिक की, वो किस धर्म से संबंधित हैं जो भी मजदूर हैं। तो इस प्रकार से ऐसा क्लासिफिकेशन कोई इसके लिए सही नहीं होगा, यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी प्रकार से सही नहीं होगा अगर वो संबंधित इन्वेस्टिगेशन के लिए सुइटेबल नहीं है। तो अच्छे क्लासिफिकेशन की दूसरी जो विशेषता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सुइटेबिलिटी, यानी जिस उद्देश्य के लिए डेटा को क्लासीफाई किया गया है उसी उद्देश्य की इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। अगला है क्लियरिटी, यानी जो भी डेटा हो वो क्लियर हो, उसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो स्पष्ट हो। और अगला जो इसकी विशेषता है वो है होमोजेनिटी, यानी एक ही ग्रुप में रखी गए डेटा आइटम्स क्या हों, बिल्कुल समरूप हों, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हों। ऐसा नहीं है कि वो अन्य ग्रुप या क्लास से मैच खाएं, केवल उन्हें अपने ही जो भी क्लास बनाया गया है ग्रुप बनाया उसको उससे ही मैच खाएं, अन्य से मैच ना खाएं उससे। अगला है अनएम्बिगुअस, यानी जो भी है वो डेटा हो वो क्या होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी टेबल क्लासिफिकेशन किया जाए और अगले टेबल के उद्देश्य के लिए बनाने के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए आगे जो भी सांख्यिकी की स्टेप होती हैं उनके लिए, तो वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। अगर अस्पष्ट होगा तो फिर दिक्कत होगी क्लासिफिकेशन में और आगे की स्टेप में भी दिक्कत होगी। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य के हिसाब से इस संबंधित क्लासिफिकेशन को भी समायोजित किया जा सके। साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का यहाँ मतलब है कि जो भी रिजल्ट निकले वहाँ तक ये जो संबंधित क्लासिफिकेशन वो स्टेबल हो, स्थायी हो। ऐसा नहीं कि कभी किसी संबंधित ग्रुप में कोई आइटम्स है फिर उसको चेंज होकर दूसरे में हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये स्टेबल नहीं कहलाएगा। तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी, ये क्या है, एक अच्छे क्लासिफिकेशन को शो करती हैं। अगर ये चीज़ें हैं किसी क्लासिफिकेशन में तो वो अच्छा है, और अगर क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो सही क्लासिफिकेशन नहीं है। सही से क्लासिफिकेशन उसका जो भी डेटा है, रॉ डेटा है, उसका सही से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। अब हम समझते हैं मेथड, या इसी को बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो डेटा है उसको किन आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, तो उन विधियों को समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहली विधि दी हुई है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी किसी जगह के हिसाब से जब डेटा को वर्गीकृत किया जाता है तो उस तरह की क्लासिफिकेशन को ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एक साइकिल बनाने वाली फर्म्स है और उसकी यूनिट्स अलग अलग जगह लगी हुई हैं, तो देख सकते हैं कि एक यूनिट जो मध्य प्रदेश है उसने कितना एक साल के दौरान प्रोडक्शन किया, जो उत्तर प्रदेश में है उसने कितना प्रोडक्शन किया संबंधित ईयर में, या फिर बिहार में है वो उस संबंधित कंपनी की जो भी यूनिट्स है उसने कितना किया। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो जगह के आधार पर किया जाएगा, और इस प्रकार का क्लासिफिकेशन कहलाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और जो हमारा अगला मेथड है क्लासिफिकेशन का या आधार का, वो है क्रोनोलॉजिकल, यानी समयानुसार। जब समयानुसार क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे अभी हमने जो उदाहरण लिया उसी में हम मान सकते हैं कि जैसे उसका 2015 में उसने कितनी वाई साइकिल्स सेल की, जो भी साइकिल थी उसके पास वो कितनी बेची, और 2016 में कितनी बेची, तो या 2017 में कितनी बेची। तो अलग अलग साल का अलग अलग जब डेटा शो कर देंगे, हम क्लासीफाई कर देंगे कि इस संबंधित फर्म ने या कंपनी ने इस तरह से साइकिलों को अलग अलग वर्ष में इतनी इतनी बेची। तो इस प्रकार का जो भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो क्या कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा, वो कहलाएगा क्रोनोलॉजिकल, यानी समयानुसार क्लासिफिकेशन। अगला जो क्लासिफिकेशन हमारा दिया हुआ है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी किसी गुण के आधार पर जब क्लासिफाई किया जाता है तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और इसके दो टाइप होते हैं, सिंपल
क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड जो भी आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो इनको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कोई चीज़ संबंधित जो भी डेटा है उसमें है या नहीं है, यानी कोई चीज़ उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है इसका क्लासिफिकेशन। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कोई मेल है और कोई फीमेल है, तो अगर कोई मेल है तो वो फीमेल नहीं हो सकता और कोई फीमेल है तो वो मेल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसके गुण के आधार पर उसको अलग कर दिया कि स्त्री है तो वो पुरुष नहीं हो सकता और पुरुष है तो वो स्त्री नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर उसके उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जब डेटा को क्लासीफाई किया जाता है तो उस तरह से क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन, वो कहलाता है सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये और अगर इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाए कि पहले मान लीजिए एक कंपनी का उदाहरण हम ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंपनी में लेबर काम कर रहे हैं और उन लेबरों को दो तरह से बांट दिया जा सकता है, एक स्किल्ड वाला और एक अनस्किल्ड। और अब स्किल्ड और अनस्किल्ड को भी फिर दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक मान लीजिए लिटरेट और एक इलिटरेट। और उसके बाद फिर बांटा जा सकता है रूरल और अर्बन। तो इस प्रकार से ये जो क्लासिफिकेशन किया है गुण के आधार पर, वो किस तरह का क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो हमने यहाँ पर लेबर को पहले स्किल्ड अनस्किल्ड में बांट दिया, फिर जो शिक्षित है अशिक्षित में बांट दिया, फिर आपका वो ग्रामीण का है कि शहरी है, इस तरह से बांटते हैं। तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और हमारा जो आखिरी मेथड है क्लासिफिकेशन का डेटा का, वो है क्वांटिटेटिव, यानी इसको हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, मात्रात्मक क्लासिफिकेशन। जब मात्रा के आधार पर डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उस तरह की क्लासिफिकेशन को मात्रात्मक क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो भी वर्गीकरण किया जाता है डेटा को, वो उसकी संख्या के आधार पर किया जा सकता है, जैसे हाइट्स, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। यहाँ हम एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल के में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको हमें उनकी एज के अकॉर्डिंग पता करना है कि किस एज ग्रुप के बच्चे कितनी संख्या में है। तो हम यहाँ क्लासीफाई ग्रुप बना सकते हैं कि मान लीजिए 10 से 15 साल के बच्चे, 15 से 16 साल के, 16 से 17 साल के, 17 से 18 साल के। तो इस तरह से अलग अलग क्लास बना दिए तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस क्लास में कितने बच्चे आए हैं। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन किस तरह कहलाएगा आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या मात्रात्मक वर्गीकरण। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल है, चर है, उसकी अवधारणा को समझते हैं। तो जो वेरिएबल की उत्पत्ति हुई है वो वेरी शब्द से हुई है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। तो जो समय या परिस्थिति के अनुसार बदल जाए या परिस्थिति के हिसाब से बदल जाए, तो उस तरह की चीज़ को हम वेरिएबल नाम देते हैं। यानी एक इन्वेस्टिगेशन में उसकी वैल्यू अलग होगी और दूसरे इन्वेस्टिगेशन में अलग होगी। तो इसकी डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरी फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनोदर। यानी इसका मतलब है कि कोई क्वांटिटी या एट्रीब्यूट जो क्या हो जाए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, वेरी फ्रॉम ऑन इन्वेस्टिगेशन टू अनोदर, यानी जिसकी वैल्यू एक जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके दूसरे इन्वेस्टिगेशन में अलग हो जाए। तो उस तरह की जो भी विशेषता होती है वो क्या कहलाता है, वो वेरिएबल की विशेषता होती है। तो वेरिएबल का यहाँ मतलब हुआ कि ऐसा क्वांटिटी या ऐसा एट्रीब्यूट जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग वैल्यू रखे, तो उस तरह की वैल्यूज़ को क्या नाम देंगे, हम वेरिएबल नाम देंगे। और तो ये दो तरह के होते हैं, और वो है डिस्क्रीट वेरिएबल्स और दूसरा है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। डिस्क्रीट वेरिएबल, those variables which are capable of taking only exact value and not any fractional value are termed as डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी ऐसे वेरिएबल जो केवल और केवल कैसी वैल्यू को ले सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को ले सकते हैं, उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू को शामिल नहीं किया जा सकता है, वैसे वेरिएबल्स को क्या नाम देते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल नाम देते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप 11th क्लास के बच्चों को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे, यानी 1 2 3 करके करेंगे। इसमें ये नहीं कर सकते हैं कि
एक के बाद सवा, डेढ़, इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ढाई, 3, साढ़े 3 नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को हिस्सों में नहीं बांट सकते। तो इसी तरह से ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल है तो इसको भी एक एग्जैक्ट नंबर में ही शो कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं शो किया जाता है। दूसरा है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल, वेरिएबल विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यू इन ए गिवन स्पेसिफाइड रेंज आर टर्मेड एज कंटिन्यूअस वैल्यू। यानी वैसे वेरिएबल जो एग्जैक्ट वैल्यू तो ले ही सकें, उसके साथ साथ जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको भी ले सकते हैं, उसमें हो सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। और इसको हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 11th क्लास के बच्चों की हाइट के बारे में बात की कि उनकी हाइट बढ़ रही है, तो उनकी हाइट बढ़ेगी बिल्कुल 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच। तो इस तरह से उसकी फ्रैक्शन में भी वो बढ़ती जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से ये जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है ये एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको भी लेता है। तो जहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू केवल एग्जैक्ट वैल्यू को लेती है, वहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ किस में भी आ जाता है, फ्रैक्शनल वैल्यू को भी लेता है। तो उस तरह के जो वेरिएबल कहलाता है वो कहलाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। धन्यवाद।